गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9A, स्मॉल चैप्टर। किस चीज़ के ऊपर है ये? टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स इन जीएसटी ऑब्वियसली। तो इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बार लुक्स देख लो ज़रा। 12 पेजेस, एवरीथिंग इज देयर, रूल्स, सेक्शंस, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, वो सब प्रॉपर प्लेस पे दम डाला हुआ है। अगेन ये जीएसटी सीरीज के अंदर एक लास्ट रेंज ऑफ चैप्टर्स को बिलोंग करता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाते हैं, बिकॉज इसमें इतनी छोटी छोटी बातें दी हुई रहती हैं कि वो याद नहीं रहती। तो उन सारी छोटी बातों को अगर हम लोग एप्रोप्रिएट प्लेस में डाल के सजा के एक बार पढ़ें तो एक बार पूरा क्लियर हो जाता है, याद आ जाता है कि क्या चीज़ हो रहा नहीं हो रहा है। तो वही मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर का जो फ्लेवर है वो लाइट है, कोई बहुत हार्ड बोल के चैप्टर नहीं है, इट्स अ सिंपल चैप्टर। यहाँ दो चार चीज़ें अच्छी भी सीखने को मिलेंगी जो शायद अकाउंट्स में क्लियर नहीं होता है। 11-12 के अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पर हमेशा एक स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कौन सा वाला डेबिट है, कौन सा वाला क्रेडिट नोट है। ये नाम तुम कब सुनते हो? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के कॉन्टेक्स्ट में। तो आज ये भी हम लोग सीखेंगे कि वाई डेबिट नोट इज कॉल्ड डेबिट नोट। ठीक है, ये सब मैं डिस्कशन आज करने जा रहा हूँ। सबसे पहला डिस्कशन इनवॉइस के ऊपर आएगा। अच्छा, सेक्शंस की जहाँ तक बात है, 4 सेक्शंस इन्वॉल्व है, 31 से लेके 34। ये रहा, देखो आप जरा बोर्ड पर आपको दिख रहा है, देयर आर 4 सेक्शंस दैट आर इन्वॉल्व, 31, 32, 33, 34। मेन कौन सा है सर? ये दोनों मेन सेक्शंस हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। 31 and 34. 31 is about tax invoice and 34 is about debit credit note. ये मेन है, ये बड़े भी हैं। और जहाँ तक बीच वाले 2 सेक्शंस है वो बहुत छोटे सेक्शंस हैं, 3 लाइन्स टाइप के एकदम छोटे सेक्शंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना। ये रहा डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस हम लोग को बाद में लगेगा, अभी राइट नाउ ऐसा कोई इसका ज़रूरत कुछ खास नहीं है। ठीक है, सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस। अब यहाँ से डिस्कशन चालू हो गया। देयर विल बी अ लॉन्ग टेबल ऑन सेक्शन 31। इसमें सेक्शन भी है, रूल्स भी है, एग्जाम्पल्स भी है, क्वेश्चंस भी है, मिक्स्ड है। थोड़ा साउंड देखना है बार। हाँ, ओके। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी इनवॉइस इन अ सप्लाई चेन? अगर एक सप्लाई चेन है तो लास्ट वाला जो फाइनल कस्टमर होता है, एकदम एंड कस्टमर, उसको तो आईटीसी मतलब क्या बोलते हैं, अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर रहा है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, वरना अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है तो उसको आईटीसी मिलेगा। तो इन द एंटायर सप्लाई चेन the input credit of the GST paid is transferred continuously through each and every participant in the supply chain. वो इनपुट क्रेडिट पास ऑन इनवॉइस के थ्रू होता है। जैसे अगर मैं आज फॉर एग्जांपल आई एम अ पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन, अगर मुझे कोई भी जो मैंने परचेजेस किए हैं उसके ऊपर मुझे इनपुट क्रेडिट आईटीसी लेना है तो आई नीड इनवॉइस फॉर दैट। ठीक है, तो इनवॉइस द्वारा क्या होता है, एक सप्लायर रेसिपिएंट को आईटीसी लेने का अधिकार पास कर देता है। ऑब्वियसली उसके लिए रेसिपिएंट भी है, B2B होना चाहिए, B2C नहीं होना चाहिए। एंड कस्टमर के नॉट अवेल आईटीसी, जो अगर मतलब क्या बोलते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, दे के नॉट अवेल आईटीसी, अदरवाइज बाकी सबको तो आईटीसी मिलेगा ही। कमिंग टू दिस वन, सो टैक्स इनवॉइस। ओके, टैक्स इनवॉइस किनको इशू करना पड़ता है? हम लोग जानते हैं कि जीएसटी में 2 तरह के चार्ज होते हैं, नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज। नॉर्मल चार्ज जो होता है उसमें सप्लायर ही लायबल होता है टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, तो वहां पे सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और सप्लायर इश्यूज इनवॉइस टू रेसिपिएंट, नॉर्मल चीज है। लेकिन रिवर्स चार्ज उल्टा होता है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि रेसिपिएंट जो होता है ही इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। तो सप्लायर नहीं देता जीएसटी सरकार को, रेसिपिएंट की तरफ से जाता है सरकार को जीएसटी, तो वहां रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और रेसिपिएंट जो है वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है सप्लायर को, उल्टा। मतलब बायर इज गोइंग टू इशू टैक्स इनवॉइस टू द सप्लायर, ये रिवर्स चार्ज में होता है। ठीक है, कमिंग टू दिस वन, टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 31 का 1। अभी एक बार पहले लुक्स दिखा देता हूँ फिर अंदर जाएंगे। ये आप देख रहे हो इधर 12 पेजेस के नोट्स में जो फर्स्ट 8 पेजेस है, जो आपको दिख रहा है फर्स्ट 8 पेजेस, वो इनवॉइस के ऊपर है। 9th पेज पर जाके आपको मिलेगा सेक्शन 32। देख रहे हो कितना छोटा है, 32, 33। ठीक है, तो अभी 8 पेजेस तक तो यही चलेगा टैक्स इनवॉइस। सेक्शन 31 इज अ बिग वन। इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे एक एक करके पहले देखते हैं। ठीक है, ये रहा इधर। सबसे पहले क्या है, टैक्स इनवॉइस इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स।
फिर इसके बाद आएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज, फिर इसके बाद है रिवाइज्ड इनवॉइस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है रिवाइज्ड इनवॉइस, बहुत ही शानदार टॉपिक एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बिल ऑफ सप्लाई, वाउचर्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इस तरह के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से मूव ऑन करते जा रहा है। कमिंग टू द टॉप, सबसे पहले इधर रजिस्टर्ड पर्सन जो है यानी कि सप्लायर, अगर नॉर्मल चार्ज ही मान के चलते हैं एक बार, तो सप्लायर बायर को बिल कब तक इशू कर देगा। तो उसके लिए ये टेबल तुम देख रहे हो, इन्होंने बोला फर्स्ट केस, इफ द गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट, अगर गुड्स का मूवमेंट होना है, मतलब फैक्ट्री से कहीं जाएगा या मान लो एक डीलर के गोडाउन से निकल के कस्टमर के घर जाएगा, इस तरह का रिमूवल इज इन्वॉल्व, देन इन दैट केस आप लोगे रिमूवल का डेट एज द डेट बाय विच यू शुड इशू द इनवॉइस। लेकिन अगर ऐसा अलग से कोई रिमूवल या ट्रांसपोर्टेशन का झमेला नहीं है तो स्ट्रेट डिलीवरी डेट। नाउ लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। ठीक है, मैं फर्स्ट वाले का एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल, इसमें कोई लोड नहीं है, क्लियर है एकदम, ध्यान से देखना। रेफ्रिजरेटर, ठीक है, अगर मैं रेफ्रिजरेटर परचेस करूँ, सपोज तुम अपनी बात करो, तुम रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हो, तो रेफ्रिजरेटर इज़ अ वेरी बिग हैवी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम दुकान में जाओगे और अपने साथ खुद ही रेफ्रिजरेटर को डालकर अपनी गाड़ी में लेके आ जाओगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आप रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर दोगे, रेफ्रिजरेटर फिर क्या होगा कि वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की दुकान है उनके पास अगर नहीं है तो वो लोग ऑर्डर देके मंगवाएंगे अपने गोडाउन में, फिर अपने गोडाउन से माल तुम्हारे घर पे डिलीवरी करेंगे। तो यहाँ पर दो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, रिमूवल फ्रॉम गोडाउन एंड देन डिलीवरी एट कस्टमर्स प्लेस, है ना। मैं अगर फ्रिज खरीदने जा रहा हूँ, तो रेफ्रिजरेटर फ्रिज, तो क्या भाई फ्रिज में हाथों डिलीवरी ले सकता हूँ क्या अपने साथ में? नहीं, फ्रिज घर में 2-3 दिन बाद आता है। फ्रिज एक बड़ा सामान होता है, भारी सामान होता है, तो उसकी डिलीवरी वो लोग हमारे घर पे करते हैं, तो डिलीवरी हैपन्स लेटर, ठीक है, बिकॉज द गुड्स रिक्वायर्स मूवमेंट, तो वो गोडाउन में आएगा, गोडाउन से फिर कस्टमर के घर पे जाएगा। देयर आर टू इवेंट्स, विच इवेंट हैपन्स फर्स्ट? ये फर्स्ट होता है रिमूवल, सेकेंड होता है डिलीवरी। ओके, ऑन कॉन्ट्ररी, अगर मैं एक छोटा सामान खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, एक छोटा सामान है, सपोज मैं एक शॉप में गया, आई वॉन्ट टू परचेज अ मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन इज अ वेरी स्मॉल थिंग, आई कैन टेक द डिलीवरी देन एंड देयर इफ दे हैव इट एंड आई विल ब्रिंग इट विथ मी। तो मोबाइल फोन मुझे लेना है। मोबाइल फोन के केस में मूवमेंट की तो कोई ज़रूरत नहीं है सच, मतलब दो अलग अलग इवेंट नहीं हो रहे कि मैं जब उनको पैसा पेमेंट करूंगा वो बोलेंगे भैया आपको 10 दिन बाद आपके घर पे होम डिलीवरी होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सिंपल है, मैं दुकान में गया, उनके पास मॉडल था, आई पेड द मनी, आई गॉट द मोबाइल फोन। तो यहाँ एक ही इवेंट है एंड दैट इज डिलीवरी। ठीक है, तो देखो आप जरा, एक भारी सामान होता है तो उसमें दो इवेंट्स आ जाते हैं, रिमूवल एंड देन डिलीवरी, लेकिन छोटा सामान होता है तो सिर्फ डिलीवरी। इनका कहना है हमेशा अर्लियर ऑफ द इवेंट्स पे आप लो। तो अब आप खुद ही सोचो जरा, इन केस ऑफ अ हैवी आइटम लाइक रेफ्रिजरेटर विच रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, विच इवेंट हैपन्स फर्स्ट, रिमूवल और डिलीवरी? रिमूवल। तो इन्होंने बोल दिया इनवॉइस शुड बी इशूड, ये रहा, बिफोर रिमूवल, रिमूवल के पहले ही इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, और जो कि सच है। मैं रेफ्रिजरेटर की दुकान में जाता हूँ, मैं पेमेंट करता हूँ, उसके बाद फिर वो लोग मेरे घर पे डिलीवरी करते हैं, ठीक है, और इनवॉइस मेरे को संग संग ही देते हैं, ठीक है। तो रिमूवल के वक्त ही फर्स्ट अर्लियर ऑफ द टू इवेंट्स पे ही इनवॉइस दे देना चाहिए। लेकिन अगर सामान ऐसा है जिसके लिए अलग से कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो एक ही इवेंट है, दैट इज डिलीवरी, बोला डिलीवरी के टाइम पे इनवॉइस दे दिया जाना चाहिए। ओके, सो तुमसे पूछा जाए अगर सवाल, व्हेन शुड इनवॉइस बी इशूड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो तुम्हारा आंसर कुछ इस तरह से होगा, a registered person shall issue the invoice before, पहले भी तो कर सकते हैं, before or at the time of, before or at the time of, number one, if the goods involves movement, then the time when it is removed, and if the goods does not involve movement, then the time at which it is delivered. तो रिमूवल डिलीवरी, इसके पहले तक आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, ठीक है। जीएसटी का जो इनवॉइस होता है उसको अपने बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। ओके,
अब ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये बाद में ना फुल डिटेल में आएगा, तब इसके पूरे दाएं बाएं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी फिलहाल एकदम शॉर्ट में 200 रुपये से कम का अगर सामान है तो उसके केस में इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये लेटर ऑन बहुत अच्छे से और डिटेल में आएगा। अब एक मामूली सा क्वेश्चन है, आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन, रितु मैन्युफैक्चरर्स दिल्ली, ये सीए इंस्टीट्यूट के बुक का ही क्वेश्चन है। रितु मैन्युफैक्चरर्स दिल्ली सप्लाइज गुड्स टू प्रखर इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा। द गुड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स फैक्ट्री। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इन केस द मूवमेंट इज इन्वॉल्व, देन बाय विच डेट लास्ट यू शुड द सप्लायर शुड इशू द टैक्स इनवॉइस, द टाइम और डेट ऑफ रिमूवल। और हमको वही दिया है क्वेश्चन में, रिमूवल का डेट है 23 सितंबर। तो ऑन और बिफोर 23 सितंबर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। What is the date of issue of invoice? Actually, they should ask you what is the last date of issue of invoice. The last date is 23rd September. That is the date of removal of the goods. तो सिंपल था एकदम, कोई लोड नहीं, कोई एकदम हल्का क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में। अच्छा, आई एम अ कोचिंग टीचर, आई एम सप्लाइंग सर्विसेज टू माई स्टूडेंट्स। मेरा यही बिजनेस है, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। तो मेरा काम क्या है, स्टूडेंट्स को सर्विसेज सप्लाई करना। तो मेरे लिए ये ज़्यादा रेलेवेंट है। क्या है, पढ़ते आओ। टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में क्या होता है, यू कैन नॉट हैव द वर्ड लाइक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और रिमूवल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज के लिए हम बोलते हैं रेंडर ऑफ सर्विसेज, प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो भाषा थोड़ी चेंज हो जाती है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो इन्होंने क्या बोला, बिफोर और आफ्टर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज बट विद इन 30 डेज, ठीक है। मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के पहले या बाद में, बट लास्ट टू लास्ट 30 दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा। मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग की कोचिंग इंडस्ट्री जो है ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, ओके। वरना नॉर्मली आप सर्विसेज के केस में यू कैन टेक अ हेयर कट वाला एग्जांपल ऑल्सो। तुम किसी पार्लर में जाते हो तो वहाँ पे भी तो जीएसटी एप्लीकेबल है ही, तो वहाँ पे तो सर्विसेज भी तुरंत मिल जाता है। ऐसा नहीं कि सर्विसेज में बहुत टाइम लगे। तो सर्विसेज जैसे ही हुआ वहाँ से 30 दिन के अंदर ही इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये सर्विस प्रोवाइडर एक बैंक है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक एनबीएफसी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, तब 30 के बदले वहां 45 दिन का समय होता है। सो अब इधर फिर से बात करते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इनवॉइस कितने दिन में इशू हो जाना चाहिए? इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 30 डेज ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। और अगर बैंक, इंश्योरेंस है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं तो फिर 45 डेज का टाइम लिमिट है इंस्टेड ऑफ 30 डेज। अब इसको इलस्ट्रेट करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन है। कटियानी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड्स सिक्योरिटी सर्विसेज टू रॉयल ज्वेलर्स। तो ज्वेलरी कंपनी को सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो ऑर्नामेंट्स को इधर उधर मूवमेंट कराने में काम आता है। फॉर देयर ज्वेलरी एग्जीबिशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 5 अक्टूबर। अच्छा, तो ये जो ज्वेलरी कंपनी है रॉयल ज्वेलर्स, ये लोग 5 अक्टूबर को अपना कोई ज्वेलरी का एग्जीबिशन लगाएंगे, इसीलिए उनको उस दिन सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए। तो सर्विसेज किस दिन रेंडर हो रही है? 5 अक्टूबर। गुड्स के केस में तो ये बोलते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे पहले ही इन्वॉइस हो जाना चाहिए, लेकिन सर्विसेज में इन्होंने 30 दिन का छूट दिया है। बोला 5 अक्टूबर जिस दिन सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हैं उसी दिन इन्वॉइस देना जरूरी नहीं है, आपके पास 30 दिन का समय है। तो 30 दिन कैलकुलेट कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। जिस दिन आप सर्विस दिए 5 अक्टूबर उसको मत गिनो, नेक्स्ट डे से आप 30 गिनना चालू करो, जो 30th डे आएगा दैट विल बी योर आंसर। नाउ वी ऑल नो दैट अक्टूबर अगर है तो अगर मैं 5 अक्टूबर को छोड़ूं तो आइडियली आई शुड से 5 नवंबर, है ना। बट क्या है, द अक्टूबर इज अ मंथ ऑफ 31 डेज, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसीलिए 5 अक्टूबर से 30 डेज काउंट करने पे इट विल नॉट कम एज 5th नवंबर, इट विल कम डाउन एज 4th नवंबर। तो 4th नवंबर तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। कौन किसको इशू करेगा? हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? कटियानी। हु इज द रेसिपिएंट? उधर वो क्या नाम है उसका, रॉयल ज्वेलर्स। तो कटियानी विल गिव अ टैक्स इनवॉइस टू रॉयल ज्वेलर्स ऑन और बिफोर 4th नवंबर। ठीक है, सिंपल था। गुड्स का और सर्विसेज का हमने सीख लिया। गुड्स में कोई ऐसा टाइम गैप ज़्यादा नहीं है, पर सर्विसेज में 30 डेज का टाइम लिमिट है, टाइम गैप है कि आप 30 डेज में कर दो, कोई बात नहीं। अब ये एक टॉपिक आया, बहुत ही शानदार टॉपिक है, रिवाइज्ड इनवॉइस। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ पिछले क्लास का। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने चैप्टर नंबर, ये चैप्टर अपना है 9A, तो 1-2 दिन पहले मैंने चैप्टर 8B
रजिस्ट्रेशन की क्लास डाली थी, यूट्यूब पे ही थी। तो रजिस्ट्रेशन में अपने एक सेक्शन पढ़े थे 25, सेक्शन नंबर 25, ठीक है। सेक्शन नंबर 25 बोलता है कि आपको 30 डेज के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन व्हेन एवर योर लिमिट क्रॉसेस 10 लाख 20 लाख 40 तक। अगर सप्लायर का जो लिमिट है टर्नओवर का वो 10 लाख 20 लाख 40 लाख क्रॉस हो जाए तो 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दो। अगर आप 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देते हो तो जिस दिन आपका 10 20 40 लाख क्रॉस हुआ वही दिन माना जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एकदम सिंपल सा ये कहानी था। तो अभी क्या होता है कि मान लीजिए 10 लाख 20 लाख 40 लाख क्या जो आपकी लिमिट है वो 1 अक्टूबर को पार की, लेट अस हैव एन एग्जांपल, 1 अक्टूबर को पार किया तो आपको पता चल गया, आपने तुरंत ही एप्लीकेशन डाल दिया जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। उनका रजिस्ट्रेशन का जवाब आपके पास आया 1 नवंबर को, एक महीने बाद। तो 1 नवंबर को उन्होंने आपको आरसी दिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हाउएवर, since you have applied to them already for registration within the time limit, your effective date of registration will be 1 October। माना ही जाएगा कि आप 1 अक्टूबर से रजिस्टर्ड हो गए, भले ही आपके हाथ में जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो 1 नवंबर को आया, पर माना जाएगा कि 1 अक्टूबर से आप रजिस्टर्ड हो गए। तो अब इशू ये है कि पूरे अक्टूबर महीने में आपने जितना भी सप्लाई किया है, जो भी आपने सप्लाई किया है, ठीक है, पूरा जो भी आपने सप्लाई किया है उस पर ऑब्वियसली जीएसटी तो लागू है ही, उसके अंदर जीएसटी है। क्या आप रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हो अपने कस्टमर को सो दैट दे कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ इनपुट क्रेडिट? मान लो हमारे कस्टमर्स भी रजिस्टर्ड पर्सनस हैं, सप्लायर्स हैं, तो हमने तो उनको ऑलरेडी अक्टूबर महीने का सारा जो भी इनवॉइस होता है, जो भी माल बिका उसका इनवॉइस पकड़ा दिया है, बट दैट वाज नॉट अ जीएसटी टैक्स इनवॉइस, सो दे कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। बिकॉज अगर मैं उनको जीएसटी इनवॉइस देता हूं तो उसमें मेरा जीएसटी नंबर तो चाहिए ना भाई। तो जीएसटी नंबर मेरा कब आया? मेरा जीएसटी नंबर तो 1 नवंबर को आया है, तो अक्टूबर महीने में तो मेरे पास जीएसटी था ही नहीं। तो वॉट एवर इनवॉइस दैट आई हैव इशूड टू देम उसमें तो वो जीएसटी वगैरह डिटेल्स कुछ है ही नहीं, ब्रेकअप आईटीसी का। तो कैन आई इशू रिवाइज्ड इनवॉइस फॉर दैट 1 month पीरियड टू देम सो दैट माई कस्टमर्स कैन क्लेम आईटीसी? द आंसर इज यस, यू कैन। पढ़ते हैं रिवाइज्ड इनवॉइस। अ रजिस्टर्ड पर्सन में इशू अ रिवाइज्ड इनवॉइस अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड। तो जो आपने ऑलरेडी इशू कर दिया वो बेकार हो जाएगा अपने आप ही, आप नया इनवॉइस इशू कर सकते हो। ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ आरसी, ठीक है। तो मेरे केस में मैंने जो एग्जांपल दिया कि 1 अक्टूबर को मेरा लिमिट सपोज 20 लाख पार कर गया, तो 1 अक्टूबर ही, और मैंने अप्लाई भी कर दिया था टाइमली उनके पास, तो फिर व्हाट विल बी माय इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? 1 अक्टूबर। और मुझे आरसी कब मिला? 1 नवंबर। तो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में जितने भी इनवॉइसेस मैंने इशू किए थे वो सब खारिज हो जाएंगे। आई कैन इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस टू माय कस्टमर, द सोल पर्पस इज दैट दे विल बी एबल टू टेक आईटीसी। तो मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूँ। सवाल उठता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस जो मैं उनको दे रहा हूँ, उनके भले के लिए दे रहा हूँ, वो मैं कब तक दे सकता हूँ? द आंसर इज 1 month। द आंसर इज 1 month। मेरे पास आरसी कब आया? 1 नवंबर को, तो 1 महीना तक, यानी 1 दिसंबर तक, ठीक है। विद इन 1 month ऑफ इशुएंस ऑफ आरसी, मुझे आरसी मिला 1 नवंबर को, तो 1 महीना तक यानी 1 दिसंबर तक मेरे पास वक्त है कि मैं अक्टूबर का रिवाइज टैक्स इनवॉइस अपने कस्टमर्स को भेज पाऊँ। एक स्टूडेंट सोचेगा कि वाई विल आई सेंड अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस टू द कस्टमर्स, में मेरा भला तो है नहीं, जो भला है कस्टमर का है, कस्टमर का को आईटीसी मिलेगा, मुझे तो मिलेगा नहीं। अरे कस्टमर को अगर आप अपना बेनिफिट पास करोगे तो तभी तो वो कस्टमर आपके पास रिपीट सेल करने आएगा और आपको प्रमोट करेगा। तो कस्टमर का भला तो हर सप्लायर करना चाहेगा, इसमें सप्लायर का तो खुद कोई नुकसान हो नहीं रहा है, उसको तो बल्कि बस एक इनवॉइस इशू करना है और सोचो उस बेनिफिट पे बेसिस पे क्या होगा कि बेचारे कस्टमर को आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो करना चाहिए। ओके, कमिंग टू दिस वन, अ रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 month ऑफ गेटिंग द आरसी, ठीक है, इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन ल्यू ऑफ द अर्लियर इनवॉइसेस for the period starting from the effective date of registration till the date when he actually obtained the RC. Question: Sahara Bhai commenced business of supply of goods on 1st April. Turnover exceeded the limit on 3rd September. तो 3rd September को उनका जो टर्नओवर लिमिट था 10, 20, 40 तक जो भी है वो क्रॉस कर गया। Thus it became liable to register on 3rd September। 3rd September को लिमिट क्रॉस हो गया। अब सेक्शन नंबर 25 क्या बोलता है कि आपको 30 डेज के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए। तो 3rd सितंबर तो आपको 3rd अक्टूबर तक अप्लाई कर देना चाहिए। इन्होंने 29 सितंबर को ही अप्लाई कर दिया, विच इज़ गुड।
3 सितंबर को लिमिट पार हुई और 29 सितंबर को अप्लाई कर ही दिया, तो व्हाट विल बी, अगर आप टाइम लिमिट के अंदर अप्लाई कर देते हो तो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 3 सितंबर इटसेल्फ। अब इनको आरसी कब मिला? 5 अक्टूबर। तो 3 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक इन्होंने जो भी इनवॉइसेस इशू किए हैं उनको खारिज करके ये नया इनवॉइसेस इशू कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। सिंस इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड इज इफेक्टेड फ्रॉम 3 सितंबर, वो तो हमको पता ही है। कैन साराभाई इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस? यस, कर सकता है इशू। ये जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा रिवाइज टैक्स इनवॉइस का, इसको हम लोग बोलते हैं SRTI, ठीक है, सेपरेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस, SRTI। SRTI से क्वेश्चन कम आता है, ज्यादा क्वेश्चन इससे आता है। ये क्या लिखा है? CRTI, कॉन्सोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। इसके कुछ कंडीशंस हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग एक नया चीज बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। एसी बंद करना, ठीक है। अभी एक नया चीज मैं बता रहा हूं, सुनना। ओके, रिज्यूम कर रहा हूं मैं। कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस अंडर जीएसटी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। कुछ तो तुमको नाम से समझ में आ रहा होगा। कॉन्सोलिडेटेड मतलब कि सेपरेट इनवॉइस नहीं है, अलग अलग ट्रांजैक्शन के इनवॉइसेस को क्लब करके एक सिंगल इनवॉइस दिया जा रहा है, दैट इज कॉन्सोलिडेटेड। उतना तुमको समझ रहे हो, लेकिन ये बात इतनी सी नहीं है, बात इसके एक कदम आगे है। consolidated invoice is actually not issued to recipient it is prepared and kept with supplier himself। एक्चुअली कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस जो होता है, ये लैंग्वेज हर जगह किताब में लिखा हुआ आएगा, सप्लायर विल इशू कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन विल इशू कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस। कभी कभी इशू होता है, लेकिन 99% केस में वो इशू नहीं हो रहा है, वो बस प्रिपेयर करके अपने पास रख लेगा, सप्लायर बस अपने पास प्रिपेयर करके रख लेगा फॉर लीगल पर्पस, ठीक है। तो लीगल पर्पस के लिए वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा और रख लेगा, ये बात याद रखना। अब मैंने तो हर जगह जहाँ जहाँ नोट्स में आया कि कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस इशू करना है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया दैट इज प्रिपेयर्ड एंड केप्ट, मैंने अंदर में बहुत जगह लिख दिया। पर आपको ये बात किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी, बुक्स में नहीं मिलेगी, वो मतलब प्रॉब्लम है, उसी वजह से स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें सर, क्या हम लोग एग्जाम में लिख के आएंगे कि इट इज प्रिपेयर्ड एंड केप्ट विद द सप्लायर हिमसेल्फ? ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यही बोलोगे इट इज़ इशूड, बस आप यही भाषा बोलोगे दैट इट इज़ इशूड। बिकॉज इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आंसर्स आए हैं, उनमें वही भाषा है कि इट इज़ इशूड। उन्होंने कहीं नहीं लिख के दिया इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड केप्ट। प्रिपेयर्ड एंड केप्ट मैं तुमको इससे बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा मीनिंग क्लियर हो, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो, वरना आगे जाके तुम अटक जाओगे। आगे जाके तुम बोलोगे सर अलग अलग सप्लायर का है, तो फिर आप कंसोलिडेट करके अगर एक दे रहे हो तो किसको दे रहे हो फिर? तो दे नहीं रहे हो, बस रख रहे हैं अपने पास, अलग अलग रेसिपिएंट्स रहेंगे, ठीक है। मैं एक सप्लायर, देयर आर मेनी रेसिपिएंट्स, तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस उस किसी को एक को नहीं देने का है, वो देना ही नहीं किसी को, वो बना के अपने पास रखना है। तो ये जो तुम लैंग्वेज देख रहे हो, प्रिपेयर्ड एंड केप्ट विद द सप्लायर हिमसेल्फ, दैट इज फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग पर्पस, यू डोंट हैव टू राइट इट इन एग्जाम। एग्जाम में आप यही लिखोगे कंसोलिडेटेड इनवॉइसेस इशूड, ठीक है। अभी आते हैं इधर, consolidated revised tax invoice। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेइंग रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज्ड इनवॉइस मतलब वो हुआ ना, वो महीने भर का पीरियड जब मैं लायबल तो हो गया रजिस्टर होने के लिए, पर अभी तक मेरे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला नहीं है, तो आई डोंट हैव अ जीएसटी एंड आई कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि उस टेम्पररी पीरियड में आपने जितना भी सप्लाई किया है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, टू हुम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने जितना भी माल सप्लाई किया है उनके लिए आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर देना। मतलब वो ये प्रिपेयर करके रख लेना, देना नहीं है, प्रिपेयर करके रख लेना,
ठीक है, इधर फर्स्ट CRTI, कुछ बातें याद रखना। बातें क्या है? रेसिपिएंट जो है ना बेसिकली वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। रेसिपिएंट इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। सिंगल ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹2.5 लाख के अंदर है। कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन वैल्यू 2.5 लाख के अंदर है। स्टेट वाइज, स्टेट वाइज का क्या मतलब है अभी क्लियर हो जाएगा। ये CRTI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए मैंने पूरा एक मास्टर इलस्ट्रेशन क्रिएट किया है, जिससे तुमको समझ में आएगा पूरा क्लियर है एकदम, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं CRTI इशू करना। अगर आपका रेसिपिएंट एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, और कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन वैल्यू 2.5 लाख पार नहीं हो रहा है, 2.5 लाख के अंदर ही है। एंड थर्ड, स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना है, ठीक है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। सीताराम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफ वेस्ट बंगाल स्टार्टेड इट्स बिजनेस, बंगाल का है, बंगाल इसलिए ताकि तुमको याद रहे कि क्या इंट्रा स्टेट है क्या इंटर स्टेट है, वो सब थोड़ा सा संभालना, ठीक है। स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑन गुड्स ऑन 1 अगस्त को धंधा चालू किया। इट्स टर्नओवर एक्सीडेड 20 lakhs ऑन 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को इट बिकम्स लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 28 सितंबर। 5 सितंबर को आप लायबल हो गए और आपको 30 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ता है, तो आपने 28 सितंबर को अप्लाई कर दिया, मतलब विद इन टाइम लिमिट। सो व्हाट इज योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? 5 सितंबर। नाउ व्हेन आर यू गोइंग टू गेट योर RC? दे गॉट देयर RC ऑन 6 अक्टूबर। तो 5 सितंबर से लायबल हुए क्योंकि टर्नओवर 20 तक पार कर गया, और इनको इनका RC कब मिला है? 6 अक्टूबर को मिला है। तो 5 सितंबर से 6 अक्टूबर लगभग 31 दिन तक इन्होंने जो भी इनवॉइस इशू किया होगा वो बिना GST वाला होगा, तो उसको रिवाइज करके ये इशू कर सकते हैं। गाइड द कंपनी रिगार्डिंग द इनवॉइसेस टू बी इशूड बिटवीन 5 सितंबर टू 6 अक्टूबर टू डीलर्स, ठीक है। ये हमसे सवाल पूछा गया है कि इनको गाइड कीजिए, ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना चाहते हैं, दे वांट टू इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस। आप इनको ये गाइड कीजिए कि वो जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस है वो SRTI होगा या CRTI होगा, मतलब सेपरेट सेपरेट टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे कि कॉन्सोलिडेटेड इशू करेंगे। मैंने कॉन्सोलिडेट का मतलब बताया था, कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस में अलग अलग सप्लायर का भी मिक्स करके एक ही इनवॉइस बन सकता है, तो वो इशू करेंगे का मतलब ये नहीं कि उनको देने का है, आप बना के रख लो अपने पास, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इधर एक एक करके, हाँ, ये रेसिपिएंट्स की लिस्ट है पूरी। मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है। मेरे इस पूरे डायग्राम में ना बस 2 ही जन रजिस्टर्ड हैं, मेरे इस डायग्राम में सिर्फ 2 ही जन रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, बाकी सारे अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट हैं। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट चाहे बंगाल में हो चाहे उड़ीसा में हो, मतलब बोलने का चाहे वो इंट्रा स्टेट हो चाहे वो इंटर स्टेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टर्ड है ना, तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट के लिए आई कैन नॉट इशू कॉन्सोलिडेटेड, मुझे सेपरेट ही इशू करना पड़ेगा। तो आंसर इज सेपरेट, SRTI सेपरेट इनवॉइस, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप देखो इधर, मिस्टर CDE, ये तीनों अनरजिस्टर्ड हैं, बंगाल के अंदर हैं। अब इंट्रा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंट्रा है कि इंटर है, तीनों अनरजिस्टर्ड हैं, तीनों बंगाल के ही हैं, इनको माल बेचा गया है। तो अभी ऊपर क्या पढ़ाया था कि यू कैन इशू CRTI इफ 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। 3 कंडीशंस आर, नंबर 1, सामने वाला बंदा जो वो अनरजिस्टर्ड है रेसिपिएंट, यस। सेकंड, कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन 2.5 लाख पार नहीं कर रहा है, देखो उधर 8,000, 9,000, 10,000, 2.5 लाख पार नहीं कर रहा है। एंड थर्ड, स्टेट वाइज, तो तीनों एक ही स्टेट में ना, बंगाल में, तो तीनों का मिला के एक सिंगल कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हैं। तो इन तीनों के लिए CDE के लिए वी विल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस एंड इशू करेंगे, मतलब ये नहीं कि देने का है कि C को दें कि D को, E को, देने का नहीं, बना के रख लो। ये देखो CDE के लिए क्या इशू करेंगे? CRTI कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर F एंड G। ये देखो F और G भी अनरजिस्टर्ड हैं और एक ही स्टेट के हैं, कौन सा? महाराष्ट्र।
ठीक है, तो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है 1। सेकंड, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू 7,000 8,000 है, कोई भी एक ट्रांजेक्शन 2.5 लाख के ऊपर नहीं है, और दोनों एक ही स्टेट में, तो इनके लिए एक CRTI अलग से बना के रख सकते हैं। बना लिया येलो कलर CRTI। फिर वापस से इधर ऊपर H और I अनरजिस्टर्ड है, एक ही स्टेट में तमिलनाडु, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का वैल्यू 2.5 लाख के अंदर ही है, तो इनके लिए भी एक CRTI जा सकता है। ग्रीन कलर, इनके लिए भी एक CRTI। अब सावधान, राजस्थान से आप देखो जरा सर, 4 लोग हैं राजस्थान में, हमारे 4 कस्टमर्स हैं, चारों की चारों क्या है, अनरजिस्टर्ड, एक ही स्टेट से हैं, पर एक प्रॉब्लम है। ये एक सिंगल इनवॉइस जो था, जो मिस्टर जे को गया था, मिस्टर जे को एक सिंगल इनवॉइस, वो 2.5 लाख के ऊपर था, तो वहां पे कंसोलिडेटेड इनवॉइस नहीं होगा, वहां SRTI होगा। तो उसका आंसर क्या लिखा है, SRTI। ठीक है, लेकिन बाकी 3 जन जो है नीचे वाले ये, ठीक है, KLM अनरजिस्टर्ड है, सेम स्टेट राजस्थान है, और इंडिविजुअली कोई भी ट्रांजेक्शन 2.5 लाख के ऊपर नहीं है। ये तुम देखो वहां लिखा हुआ है कि के ने 1,20,000 का 3 ट्रांजेक्शन किया, तो 3,60,000, तो सिंगल ट्रांजेक्शन तो 2.5 लाख के ऊपर नहीं है ना, टोटल से मतलब नहीं, इंडिविजुअल एक ट्रांजेक्शन 2.5 लाख के अंदर ही है, सब 1,20,000 1,20,000 3,60,000, तो इनके लिए भी इशू हो सकता है कंसोलिडेटेड इनवॉइस, तो इनके लिए ब्राउन कलर CRTI, दैट इज द फंडा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन से तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, व्हाट इज द नीड फॉर रिवाइजिंग अ टैक्स इनवॉइस। द टैक्स इनवॉइस इज रिवाइज्ड बिकॉज रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट कुछ और है, और RC जिस दिन मिला वो कुछ और है, तो बीच में लगभग 1 महीने का गैप है, तो उस 1 महीने में आपने जो भी इनवॉइस इशू किए आप उसको रिवाइज करके इशू कर सकते हैं टू द रेसिपिएंट, सो दैट दे मे अवेल ITC। इट इज जस्ट अ लॉजिक। अब कंसोलिडेटेड केस में तो कैसे वो बंदा ITC लेगा, वो आप बना के रख लोगे और सामने वाले को शायद आप फोटो स्टैट दे दोगे, उसके बेसिस में देख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, एक होता है सेपरेट RTI और एक होता है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड RTI के केस में 3 बातें अपने को याद रखनी है, ये रही। कंसोलिडेटेड RTI क्या होता है, देना नहीं है, बना के रख लो। नंबर 1, the recipient should be an unregistered person. Second, a single transaction value should not be more than 2.5 lakh, it should be within 2.5 lakh. And third, consolidated invoices must be prepared state wise, मतलब आपके जो recipients एक state के हैं उनको आप एक दे दो, जो अन्य states के हैं उनको एक अलग CRTI जाएगा। तो राजस्थान का CRTI अलग बनेगा राजस्थान वाले कस्टमर्स के लिए, पंजाब वाले कस्टमर्स के लिए CRTI अलग बनेगा, महाराष्ट्र वाले कस्टमर्स के लिए CRTI अलग से बनेगा। ठीक है, ये है ज्ञान। तो यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ है ये मैंने अभी ऊपर डिस्कस कर दिया है। CRTI कैन नॉट बी इशूड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई। मेरे केस में क्या हुआ था, बंगाल वाले ने राजस्थान वाले कस्टमर को, बंगाल का सप्लायर और राजस्थान का कस्टमर, तो इंटरस्टेट था और 2.5 लाख से ज्यादा था, ये रहा मिस्टर जे, तो उसको हम लोग CRTI नहीं दे सकते, तो क्या देंगे उसको, SRTI देंगे, सेपरेट टैक्स इनवॉइस। ये क्लियर है एकदम, ठीक है ना, ओके। तो ये था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। नेक्स्ट, बिल ऑफ सप्लाई। ये 2 केसेस में होता है, अगर हम कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं तब, या फिर हम जो सप्लाई कर रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल करता है। ठीक है, या तो कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल करते हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, तो उस केस में हम लोग इनवॉइस नहीं देंगे, उस केस में हम देंगे BOS, बिल ऑफ सप्लाई। ओके, फिर से वही बात, 200 रुपये से कम है अगर, तो ज़रूरत नहीं देने की, ये 200 रुपये का कहानी वापस से बाद में आएगा। क्वेश्चन, पटेल एंड सन्स इज अ मैन्युफैक्चरर गुड्स हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, तो इनवॉइस के बदले बिल ऑफ सप्लाई देंगे। What document is issued by Patel and Son? Bill of supply. Okay. अब ये एक नया बता रहा हूँ, रूल 46A। मान लो कि आपने कस्टमर को 2 गुड्स दिया है, वन ऑफ देम इज टैक्सेबल गुड्स, द अदर इज एग्जेम्प्टेड गुड्स। एक साथ ही ट्रांजैक्शन हुआ, एक टैक्सेबल गुड्स है और एक एग्जेम्प्टेड गुड्स है जो आपने कस्टमर को दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में एक ही डॉक्यूमेंट देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू सेपरेट इनवॉइसेस
for taxable and exempted goods when supplying both taxable as well as exempted goods to an unregistered person. तो अगर आप both taxable और exempted goods दे रहे हो तो आपको separate invoice की ज़रूरत नहीं, आप single invoice दे सकते हो, उसको बोलते हैं invoice कम bill of supply. ठीक है. नेक्स्ट, ये वाउचर्स का छोटा सा ज्ञान है. रिसिट वाउचर, रिफंड वाउचर, जब भी किसी से आपको पैसा प्राप्त होगा तो आप उसको एडवांस पेमेंट, सपोज मिला, इनवॉइस नहीं बना है अभी, एडवांस में पेमेंट मिला है, तो आप उसको एक रिसिट वाउचर इशू करोगे. एडवांस पेमेंट मिलेगा तो आप रिसिट वाउचर करो. अब मान लो एडवांस में पेमेंट मिल गया था, हमको 20 दिन बाद माल बना के देना था और हम लोग नहीं दे पाए किसी भी वजह से, तो वो जो भी पेमेंट मिला वो तो रिफंड करना पड़ेगा, तो एक रिफंड वाउचर भी बनेगा. एडवांस पेमेंट मिला था तो वी इशूड अ रिसिट वाउचर, बाद में जाके वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं कर पाए, डिलीवरी नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया, तो पैसा वापस करना पड़ा, तो रिफंड वाउचर. ठीक है. नेक्स्ट, ये है रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज में इनवॉइस कौन इशू करता है? सप्लायर की रेसिपिएंट. ठीक है, वो इशू करेगा टैक्स इनवॉइस टू द सप्लायर. कब करेगा? इधर. फर्स्ट, रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज शैल इशू, दो डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड. फर्स्ट इज टैक्स इनवॉइस, सेकंड इज पेमेंट वाउचर. रेसिपिएंट जो है वो सप्लायर को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड सर्विस वो देगा इनवॉइस, और पेमेंट के टाइम पे देगा पेमेंट वाउचर. तो दो चीज़ देगा, इनवॉइस प्लस पेमेंट वाउचर. डिलीवरी जब रिसिट ऑफ सर्विसेज होता है उसी वक्त दे देगा इनवॉइस, और पेमेंट के टाइम पे दे देगा पेमेंट वाउचर. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स. मान लो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पे वन पार्टी हैज टू कंटिन्यूअसली एट पीरियोडिक इंटरवल सप्लाई गुड्स टू अनदर पार्टी, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स. ये देखो इधर, पीरियोडिक बेसिस पे, रेगुलर बेसिस में माल सप्लाई करते रहना, दैट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब जहां एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां 3 महीने से ज्यादा के लिए लगातार सर्विसेज देती रहनी पड़ेंगी विथ पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन. एक स्टूडेंट पूछता है कि सर हम मतलब कोचिंग टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ना? नहीं है, बिकॉज इन आवर केस क्या होता है कि पीरियोडिक ऑब्लिगेशंस नहीं होते पेमेंट के, एक ही बार में एडवांस में आप पेमेंट करते हो और उसके बाद आपको क्लासेस दी जाती हैं, तो पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है. सो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस. इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं बता देता हूं. एक डॉक्यूमेंट होता है SOA, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब सिंपल समझो हिसाब किताब का डॉक्यूमेंट. दो डीलर हैं, इनके बीच में लगातार कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन चलता है साल भर, तो ये लोग क्या करते हैं पीरियोडिकली सेटल कर लेते हैं. ठीक है, महीने में सपोज 10 बार माल का डिलीवरी हुआ, तो इन्होंने सोच रखा है कि हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे तो हम लोग आपस में हिसाब किताब मेंटेन करेंगे, पेमेंट हम लोग 3-3 महीना में करेंगे, 3-3 महीने के इंटरवल में पेमेंट करेंगे. तो इस महीने सपोज सप्लायर ने बायर को 10 बार माल डिलीवरी किया है, तो एक हिसाब तो होना चाहिए ना कि भाई तेरा इतना रुपया बनता है, तो वो सप्लायर क्या करेगा, एक हिसाब का डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक हिसाब का डॉक्यूमेंट, और उसमें पूरा डिटेल्स दे देगा कि इतनी बार मैंने आपके यहाँ माल डिलीवरी किया, टोटल वैल्यू इतना है. तो बायर को उससे बायर को मिलेगा, बायर कंफर्म करेगा हाँ ठीक है तुम्हारा इतना ड्यू बनता है. तो ऐसे हर महीने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जाता है, 3 महीने बाद फिर आपस में लोग पेमेंट कर कुरा के सेटल कर लेते हैं. तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, जो रेगुलर डीलर्स होते हैं ना वो आपस में एक्सचेंज करते हैं एक डॉक्यूमेंट कि मेरा कितना बाकी है या तुम्हारी तरफ से कितना मिलना है, उस तरह का. ठीक है, तो यहां पे बोला इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स व्हाट इज द लास्ट, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स व्हाट इज द लास्ट डेट और टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस. तो इन्होंने बोला
अगर दोनों पार्टीज के बीच में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक्सचेंज होता है तब तो जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू हुआ उसके पहले ही, ठीक है। और अगर बोला कि आपस में लोग ऐसा कोई हिसाब किताब का कागज नहीं रखते तब फिर जिस दिन पेमेंट हुआ उसके पहले, ठीक है। सो इफ दे एक्सचेंज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देन जब जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक्सचेंज होता है उस दिन या उसके पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक्सचेंज नहीं होता तो जब जब पेमेंट होता है तब तब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वहाँ पे क्लियर लिखा था मोर देन 3 मंथ्स तक सर्विस चलेगी विथ पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशंस, ओके। इसमें भी पेमेंट से ही कनेक्टेड है, जैसे ऊपर पेमेंट से कनेक्टेड था यहाँ भी पेमेंट से ही कनेक्टेड है। अगर दोनों पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियर मेंशन किया हुआ है कि पेमेंट कब होना है, दे हैव मेंशन्ड अ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तब तो वही डेट, वो डेट लास्ट डेट है, वहाँ तक आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई डेट ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है तब फिर एक्चुअल पेमेंट लेंगे। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई पेमेंट का ड्यू डेट नहीं डाला तब पेमेंट का एक्चुअल डेट लेंगे। रिसीव द पेमेंट मतलब एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। थर्ड, अगर पेमेंट जो है इट इज कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर इवेंट, कि ये हो जाने के बाद पेमेंट मिलेगा, तो फिर वो इवेंट बिकम्स द डिटरमाइनिंग डेट जिसके पहले इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बस ऑलमोस्ट ये खत्म ही होने जा रहा है इसमें तो। वेयर सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस, एक कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट चला था, बीच में दोनों पार्टी में जमा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। तो बोला जिस दिन टर्मिनेट हुआ उस दिन के पहले तक जो भी हुआ है सबका इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, और ऑब्वियसली वैल्यू उतना ही रहेगा जितने का माल सप्लाई हुआ है। बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट तक आप इनवॉइस इशू कर दो, और ऑब्वियसली वो उतने का बनेगा जितने का सप्लाई हुआ है। सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस अकाउंट्स में बहुत फेमस है ना, कि हमने किसी को माल भेजा और उसको हमने बोला कि आपको हम इतने महीने का टाइम दे रहे हैं, इतने महीने के अंदर अगर आप ओके हो तो सेल कंप्लीट, नहीं हो तो इतना महीना बाद हम लोग मान लें कि डीम्ड सेल है, अगर आपको लौटाना है तो उसके पहले ही रिफ्यूज़ करके वापस भेजना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं सेल और रिटर्न, या तो आप बेच दो या रिटर्न करवा दो हमारे पास, पर एक टाइम लिमिट होता है। जीएसटी वालों ने भी वही किया, एक टाइम लिमिट का सहारा लिया, बोला कि जिस दिन वहाँ से अप्रूवल आ जाता है उस दिन अपने मानते कि सप्लाई हो गया, तो उस दिन के पहले तक इनवॉइस, उस दिन या उसके पहले, बिफोर और ऑन दैट डेट इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो टाइम दिया जाता है सेल और रिटर्न के लिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, तो लास्ट टू लास्ट 6 मंथ्स, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं हो सकता। Where the goods are being sold on sale or return basis, the invoice shall be issued within earlier of number 1 before or at the time of supply। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है जब सामने वाले ने, मैंने माल डिलीवरी कर दिया, अब उसको मैंने कुछ समय दिया कि उसके अंदर तुम बिक जाए तो बोल देना, तो जब बिक जाएगा तो वो ओके करेगा दैट डेट, और मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम माई गोडाउन, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 अप्रैल को हमने कोलकाता से माल निकाल दिया वडोदरा के लिए, ठीक है, कोलकाता से माल निकल के वडोदरा चला गया, वडोदरा। तो 1 अप्रैल को, और हमने सामने वाले को बोला कि भाई हम आपको 4 महीने का समय देते हैं, 4 महीने के अंदर आप हाँ बोल देना या माल रिजेक्ट करके वापस भेज देना, नहीं तो समझ लेंगे सेल हो गया। तो उनका माल बहुत जल्दी बिक गया, उन्होंने 2 महीने में माल भेज दिया, तो 2 महीने बाद उनका जवाब आ गया वी एक्सेप्टेड, तो मेरे बुक में मैं सेल्स का एंट्री डाल लूँगा और सप्लाई कंप्लीट हो गया, तो उस दिन मेरे को इनवॉइस देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है व्हेन द सप्लाई इज मेड। अल्टीमेटली सेल रिटर्न में क्या होता है, सप्लाई उस दिन कंप्लीट होता है जिस दिन सामने वाला एक्नॉलेज कर दे, उस दिन, तो वो दिन या मैक्सिमम 6 महीना, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस इंक्लूड्स रिवाइज्ड इनवॉइस, दैट इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, अगर गुड्स है तो ट्रिप्लिकेट, 3 कॉपी बनेगा इनवॉइस का, ओरिजिनल बायर को जाएगा, सेकंड कॉपी ट्रांसपोर्टर को, थर्ड कॉपी सेलर अपने पास, सप्लायर अपने पास रखेगा। अगर सर्विसेज है तो 2 कॉपीज, ओरिजिनल कॉपी टू द रेसिपिएंट बायर एंड डुप्लीकेट कॉपी विद द सेलर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये अगेन वापस से एक टॉपिक आ रहा है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, नाम देखो वही है,
उधर था कॉन्सोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, इधर है कॉन्सोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। मैं फिर से बोलूंगा, ये लिखा हुआ रहेगा हर जगह इशू इशू इशू, पर उसका मतलब एक्चुअली ये नहीं कि इशू करना, इसका मतलब बना के रख लेना, प्रिपेयर एंड केप्ट, ठीक है। इशू नहीं करना, बना के रख लेना है। बहुत देर से अपने जब पढ़ रहे थे तो बीच में एक छोटा बॉक्स आ रहा था कि लेस देन 200 रुपये का सप्लाई है तो इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी के ऊपर है, डिटेल में अच्छे से आओ देख लेते हैं इसको, ठीक है। लेट अस डिस्कस इट आउट फर्स्ट। ये बहुत सिंपल है, छोटे छोटे वैल्यू का जो ट्रांजैक्शंस होता है ना, छोटे स्मॉल अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें इनवॉइसेस जल्दी से होता नहीं है। ये काफ़ी हद तक डिपेंड भी करता है कि मैं जिससे खरीद रहा हूँ वो कौन है, क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। एक मामूली सा एग्जांपल लेता हूँ, एक रिटेल शोरूम में, मैं एक रिटेल दुकान में जाता हूँ, एक नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर वगैरह में मैं जाता हूँ और वहाँ पे मैंने कोई छोटा सा सामान खरीद लिया, ठीक है। तो ये छोटे जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले होते हैं ना, इनका टर्नओवर भले ही 40 लाख के ऊपर हो, दे नेवर गेट देमसेल्व्स जीएसटी रजिस्टर्ड, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इनको कोई आईटीसी वाईटीसी का वांदा नहीं, ये लोग लेते ही नहीं रजिस्ट्रेशन, तो उनको तो तुम यहाँ एग्जाम्पल में डाल के भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। अब यहीं पे तुम एग्जाम्पल को चेंज करो। मैंने एक छोटा सा सामान खरीदा, मैं क्या करता हूँ, एक मॉल में जाता हूँ, मॉल के अंदर वो होते हैं ना बड़े स्टोर्स, जैसे बिग बाज़ार है, स्पेंसर है, तो मैं अंदर गया, वहाँ पे मैंने सपोज 40 रुपये का कोई आइटम खरीदा और मैं लेके वहाँ से आया, तो 40 रुपये का भी सामान लूँगा तो मॉल में वो बिल देगा मेरे को, इनवॉइस देगा, उनका वही इनवॉइस होता है पूरा, वो देते ना रोलर की तरह निकल के आता है इनवॉइस, दे विल गिव इट टू मी। तो ये क्या मतलब है कि कोई तो मेरे को 40 रुपये पे भी बिल दे रहा है और कोई दूसरा मेरे को 40 रुपये बिल नहीं दे रहा है। इसमें ऐसा सीन है कि एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना वो कभी आपको बिल नहीं देगा, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना वो बिल देगा। यह प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। अब कानून इसके ऊपर जो बोलता है वो क्या है वो समझते हैं। कानून बोलता है कि 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो बिल देने की जरूरत नहीं है। अब तुम कानून को देखो, लॉजिक से तुम जोड़ सकते हो, पर एक लेवल के बाद लॉजिक फेल करेगा, बिकॉज प्रैक्टिकल दुनिया की कुछ रियलिटीज हैं। जीएसटी लॉ में वो रियलिटीज ऑब्वियसली अपने को थोड़ा बहुत नहीं दिखेंगी, अभी तुमको खुद समझ में आएगा। इन्होंने बोला 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो यू डोंट हैव टू इशू इनवॉइस टू द बायर, आप उसको इनवॉइस मत दो, आप बस अपना कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना के रख लो। वो 3 कंडीशंस क्या है सर? फर्स्ट कंडीशन, वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज लेस देन 200 रुपीज, ग्रेट। सेकेंड, वो जो मेरा बायर है वो खुद अनरजिस्टर्ड है, ग्रेट। थर्ड, बायर को इनवॉइस चाहिए ही नहीं, ना ये थर्ड हो गया ना बवाल, बायर को इनवॉइस चाहिए ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करना है कि जो भी सेलर है वो बस एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाएगा सारे अपने सेल्स का एट द एंड ऑफ ईच डे, एट द एंड ऑफ ईच डे बनाएगा और रख लेगा। ही नीड नॉट इशू टू द कस्टमर्स। अब तुम अगर एक छोटे दुकान का एग्जांपल लो, छोटे दुकान में जब हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, उनका साल का टर्नओवर आराम से 40 तक पार हो जाता है। एक छोटे दुकान का भी मैं टर्नओवर बोल रहा हूँ, आराम से साल का 40 तक पार है, बट दे डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कोई उनको आके पकड़ने वाला भी नहीं है। तुम्हारे घर के बगल में ग्रोसरी स्टोर होंगे, बड़ा मॉल वॉल नहीं बोल रहा हूँ, घर के बगल वाला जो ग्रोसरी स्टोर होता है जहाँ से माल आता है, ठीक है, हर किसी के रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बगल में ही होता है, वो ग्रोसरी स्टोर्स वालों का आराम से 40 लाख के ऊपर होगा टर्नओवर। कैसे नहीं होगा 40 लाख का? उनका महीने का कम से कम 20-30 लाख का गल्ला होता है, तो साल का 40 लाख का, क्योंकि वो तो माल बेच रहा है, उसको तो बचता तो थोड़ा सा ही घर में उसके। तो इतना बड़ा टर्नओवर होने के बावजूद भी दे डोंट टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दे डोंट फाइल एनीथिंग, नो कंप्लायंसेस। वहां पर तुम देखो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। सामान खरीदने दिन भर कोई ना कोई उनकी दुकान में जाता है, कोई च्युइंगम खरीदने आया है, कोई कैडबरी खरीदने आया है, तो लेस देन 200 का दिन भर सेल होता ही रहता है। सेकेंड, हम लोग जो नॉर्मली उनके दुकान में खरीदने जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन इज अनरजिस्टर्ड। इनफैक्ट मैं मतलब मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, मैं भी तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ। मेरी क्लासेस जो होती हैं वो एलएलपी के नाम से होती है, एलएलपी इज जीएसटी रजिस्टर्ड, ठीक है। तुम लोग जो भी पेमेंट करते हो वो एलएलपी के अकाउंट में जाता है सीधा, तो एलएलपी इज जीएसटी रजिस्टर्ड। बट आई एज एन इंडिविजुअल, लाइक एनी अदर टीचर, आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम नॉट जीएसटी रजिस्टर्ड। तो मैं अगर दुकान में जाके माल खरीद रहा हूँ तो मैं तो क्या हूँ? सेकंड नंबर, अनरजिस्टर्ड। एंड थर्ड, आई डोंट नीड इनवॉइस। छोटा सा माल ले रहे हैं, क्या बिल मांगेंगे उसका? मेरे को कौन सा आईटीसी मिलने वाला है? वो तो मिलेगा भी नहीं, तो बिल मांग के उखाड़ के लेंगे। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर ये तीनों सेटिस्फाइड है तो कानून क्या बोलता है कि सेलर को कम से कम दिन भर का जो भी सेल हुआ उसका कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना के रख लेना चाहिए। डू यू थिंक वो ग्रोसरी स्टोर वाला रात को घर जाने के टाइम पे 9:30 बजे बैठ के दिन भर का जितना भी सेल है उसको जोड़ के कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाता होगा? दे डोंट टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओनली, इनवॉइस तो छोड़ दो।
तो देखो प्रैक्टिकल से हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा उठा सकते हैं, पर तुम बोलोगे हु बहू उसको मैच करा दो, दैट्स नॉट पॉसिबल, दुनिया वैसे वर्क नहीं करती है। मैं आई कैन टेल यू देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस। डॉक्टर्स के आप जाते हो, ठीक है, डॉक्टर्स की जो विजिटिंग फीस होती है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, उस पर कोई भी ये क्या बोलते हैं जीएसटी ऐड नहीं होता। डॉक्टर जो सर्जरी करे वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, लेकिन डॉक्टर जो कॉस्मेटिक सर्जरी करे उस पर जीएसटी लगता है, ठीक है। तो वैसे बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स या तो उनकी विजिटिंग फीस होती है या जेन्युइन सर्जरी होती है कि भाई कट कुट गया तो ऐसे सील देगा, मतलब जो भी ऐसा, तो उन पर जीएसटी नहीं है, ठीक है। अब वो लोग को जब तुम फीस भी देते हो तो वो लोग पक्के में लेना नहीं चाहते। एक तो उनको जीएसटी फ्री है, पूरा भगवान ही मतलब भारत सरकार ही छोड़ दी, ऊपर से तुम उनको जब फीस देते हो तो कार्ड वार्ड से फीस अगर देना चाहो डॉक्टर लोग को जल्दी से लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग को जीएसटी नहीं तो इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा, इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा ही, वो भी नहीं देना चाहते, कैश में लेते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि हम लोगों को भी तो जीएसटी देना पड़ता है, जैसे कि जो पेशेंट आया वो टोटली गधा है, उसको मालूम ही नहीं कि जीएसटी किस पे लगेगा नहीं लगेगा। तो थोड़ा बहुत एग्जांपल्स हम रियल वर्ल्ड से यहाँ मैच करा सकते हैं, एग्जैक्ट डिट्टो इज लिटिल डिफिकल्ट। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक सेज कि छोटे छोटे जो सेल्स वैल्यू के ट्रांजैक्शन होते हैं वहाँ रजिस्टर्ड पर्सन को सेपरेट इनवॉइस देने का जरूरत नहीं है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाएगा डेली और रख लेगा अपने पास, प्रोवाइडेड द 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। 200 रुपये से कम का है, बायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है और बायर चाहता भी नहीं है इनवॉइस। अब यहां पर अगर सपोज मान लो यही वाली कंडीशन अगर गड़बड़ हो गई, तो सपोज बायर ने बोला मेरे को बिल चाहिए, तब क्या होगा, तब तो देना पड़ेगा इनवॉइस, तब आपको इनवॉइस देना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा अपने सामने क्वेश्चन, ये भी इंस्टीट्यूट के मैथ का, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। जैन एंड सन्स इज अ ट्रेडर डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम, छोटा मोटा सामान है, इज रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी, इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, गुड, तभी तो क्वेश्चन हो पाएगा, वरना कैसे होगा। एंड इज अंडरटेकिंग द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द डे, इन्होंने सुबह इतने इतने का माल बेचा है, लेस देन 200 कौन सा पहले लिख लो। क्वेश्चन वही है ना इनवॉइस वाला, तो ये 3 लेस देन 200 है, तो इसके और इसके लिए तो आपको सेपरेट इनवॉइस देना ही पड़ेगा, इतना तो हमको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। अब 3 कंडीशंस थी, फर्स्ट लेस देन 200 हम लोगों ने मार्क कर लिया, सेकंड द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। ऊपर वाले केस में वो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है तो वैल्यू लेस देन 200 से फर्क नहीं पड़ेगा, इसके केस में भी लिखना पड़ेगा सेपरेट इनवॉइस, ठीक है। नीचे वाले जो 2 हैं वो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स हैं, वैल्यू भी लेस देन 200 है, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला कि दे आर डिमांडिंग इनवॉइस, तो हम यही मानेंगे कि 4 नंबर और 5 नंबर वाले को इनवॉइस नहीं चाहिए, तब इन दोनों का मिला के वी कैन इशू अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस। अब आंसर में लिखोगे वी कैन इशू अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस, पर एक्चुअली इसका मतलब है कि इशू कुछ नहीं करना, एट द एंड ऑफ द डे बना के अपने पास रख लेना है, ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ये अपना सेक्शन 31 खत्म होने जा रहा है, ये कुछ छोटे छोटे बातें हैं। नॉर्मली इनवॉइसेस पे क्या होता है, सीरियल नंबर होता है और एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट होता है, पर ये बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी वगैरह, इन लोग को इनवॉइस पे सीरियल नंबर देना ज़रूरी नहीं है, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट भी देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनके लिए और अच्छी बात है, ये लोग चाहें तो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बैंक वगैरह इशू कर सकते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब वही ये इनवॉइस हमको देंगे नहीं, बना के अपने पास रख लेंगे, तो बैंक्स वगैरह को अलाउड है कि ये अपने ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना के एट द एंड ऑफ द मंथ इशू कर सकते हैं, मतलब बना के रख लेंगे, इट इज अलाउड। क्वेश्चन बताना ट्रू और फॉल्स, एनबीएफसी मतलब वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ, अलाउड है, यस, तो ट्रू है, ठीक है। अभी ऊपर पड़ा जस्ट। नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये लोग अपने इनवॉइस में क्या क्या डालेंगे, ये रहा डिटेल्स। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हो गया कि बसेस की टिकट हो गई, रेलवे की टिकट वगैरह हो गई, तो वहाँ पे सीरियल नंबर या एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट लिखना ज़रूरी नहीं है, उनका जो टिकट होता है ना, द टिकट इटसेल्फ इज ट्रीटेड एज इनवॉइस। इसमें एक और नाम है जो गवर्नमेंट ने बोला है,
सिनेमा हॉल, वो भी लिख लो। सिनेमा हॉल के केस में भी अलग से कोई सीरियल नंबर मेंशन करना जरूरी नहीं, कस्टमर का एड्रेस भी बोलना जरूरी नहीं है। टिकट इटसेल्फ इज इनवॉइस। ये सारे इनवॉइसेस में डिजिटल सिग्नेचर या किसी भी हाथ के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सिग्नेचर नॉट नीडेड, ठीक है। बैंक्स में भी था सिग्नेचर नॉट नीडेड। दैट एंड्स आवर सेक्शन 31। 32 एकदम सिंपल छोटा सा और 2 ही पॉइंट का है। कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। सेकंड, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है ओनली इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ। शैल कलेक्ट टैक्स ओनली इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के हिसाब से ही कलेक्ट कर सकता है। 33 नंबर, आपको इनवॉइसेस पे अलग से जीएसटी का अमाउंट का ब्रेकअप डालना पड़ेगा इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। इनवॉइस में भी लिखना पड़ता है। तुम देखते हो कि जो भी इनवॉइस तुमको इशू होता है उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी अलग से लिखा रहता है, या फिर अगर इंटरेस्ट रेट का केस है तो आईजीएसटी अलग से दिया हुआ रहता है, ठीक है। दैट फिनिशेस 32 33। अब है 34, क्रेडिट नोट डेबिट नोट। इसको मैं समझाऊंगा, इसका पहले मतलब भी बताऊंगा, फिर इसमें अंदर जाएंगे डायग्राम में। ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज। वी आर ऑन 9th पेज। अपना सेक्शन 31 इनवॉइस वाला पूरा हो गया, उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस भी मैंने अंदर ही डाल दिए थे, हो गए। अब अपने को करना है खाली क्रेडिट नोट डेबिट नोट, जो कि लास्ट 4 पेजेस का। आई विल कंटिन्यू आफ्टर स्मॉल ब्रेक। हेलो, ओके, अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट नोट करेंगे, वो जो लास्ट के 4 पेजेस में वही। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दैट मैं तुमको मतलब समझाता हूँ इसका। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल अकाउंट्स के तरीके से समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। इधर देखना प्लीज। सेलर अपने, एक बार अपने को यही समझेंगे, बिकॉज सप्लायर मीन सेलर, तो वी आर द सेलर्स, ओके। एंड देन देयर इज सम बायर, जिसको अपने रेसिपिएंट भी बोलते हैं, ओके। हमने इनको गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और इस केस में व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन आवर बुक्स। अपने बुक्स में अपने जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, अपने अगर माल बेचेंगे तो अपने करेंगे पार्टी डेबिट टू सेल्स, बायर डेबिट टू सेल्स, बायर का जो भी नाम है वही एंट्री पास करेंगे, पार्टी डेबिट टू सेल्स। ये तो अपने अकाउंट्स, मैं अकाउंट्स का इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जितना अच्छी तरह से एक कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंट्स को फील कर सकता है, उतना मेरे हिसाब से शायद ही कोई और सब्जेक्ट को फील कर सकता है। 11-12 में जब हम लोग कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वन सब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स एवरीबडी यूनानिमसली, वो है अकाउंट्स। किससे पूछ लो, कॉमर्स का कोई भी स्टूडेंट है उसको सबसे पसंद आएगा अकाउंट्स। तो ये एग्जांपल आराम से तुम समझ जाओगे, तुम भूलोगे नहीं कि डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है। वो थ्योरी फिर थ्योरी नहीं लगेगा, तुम खुद आंसर दे दोगे, ठीक है। जब अपने माल बेचे क्रेडिट पे तो अपने एंट्री क्या पास किए, पार्टी टू सेल्स। पार्टी को डेबिट करने का मतलब है कि अपने को पार्टी से इतना रुपया लेना है, ठीक है। अपने को पार्टी से इतना रुपया लेना है। मान लो एक बार 10 लाख का माल था, तो आपने पार्टी को 10 लाख से डेबिट किया अपने बुक्स में, मतलब आपको पार्टी से 10 लाख लेना है। अब आप खुद ही सोचो क्या होने जा रहा है आगे। अगर आपको कल को पता चले आपको कल को पता चले कि हमने एंट्री 10 लाख की मारी थी, पर क्या हुआ कि जो माल अपने डिलीवरी किए उसकी एक्चुअल वैल्यू 12 लाख थी और हमने गलती से इनको कम वैल्यू बता दिया था और 10 लाख का, और हमारा रेगुलर कस्टमर है, तो ये नहीं कि वो हा करके भाग जाएगा, वो जेन्युइन कस्टमर है, रेगुलर है। तो हमने उनको तुरंत फोन किया कि देखिए थोड़ा हमारी तरफ से गलती हो गया, हमने 12 लाख का माल आपको 10 लाख का कोट कर दिया गलती से, प्लीज़ 2 लाख कर दीजिए। तो वो बोला ठीक है मैं दे दूंगा। तो अब आप सोचो कि आप क्या करोगे। अब आपको 2 लाख का एंट्री पास करना है, तो आप क्या करोगे, पार्टी डेबिट 2 लाख टू सेल्स 2 लाख। आपने पार्टी को वापस 2 लाख से डेबिट किया ना, वापस से डेबिट किया मतलब उसका जो डेबिट वैल्यू था जो हमको उससे चाहिए वो और बढ़ा दिया, तो यहां पर आप उसको इशू करोगे डेबिट नोट। क्या इशू करोगे, डेबिट। डेबिट नोट जब अपने देते हैं तो इसका मतलब मैं आपको और डेबिट कर रहा हूं 2 लाख से,
आपसे मेरा 10 लाख तो बनता ही था, यू ओ मी 10 लाख रुपीज एंड आई एम डेबिटिंग यू फर्दर ओ मी 2 lakhs मोर, दैट मीन्स मेक्स इट अ टोटल ऑफ 12 lakhs। तो अपने उसको डेबिट किए, इससे डेबिट नोट इशू कर दिए, ठीक है। इसको डेबिट नोट भी बोलते हैं या फिर इसको सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री इनवॉइस। समझ रहे हो बात को? या तो अपने इसको डेबिट नोट बोलेंगे या क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री इनवॉइस, ठीक है। और शुरू में हमने क्या इशू किया था? इनवॉइस। तो डेबिट नोट का कारस्तानी समझ में आया। अब नाउ टेक अ रिवर्स केस, ठीक है, एक दूसरा केस समझो। सपोज ये एक बार हटा दूं, अब डेबिट नोट पल्ले पड़ गया तो मान लो कि 10 लाख का माल था और 10 ही लाख पे हम बेच रहे हैं। माल उसके पास गया, उसने घर अपने यहाँ गोडाउन में चेकिंग जब चालू किया तो उसको पता चला 10 लाख में से 3 लाख का माल खराब है, तो उसने हमको रिटर्न कर दिया। तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू पार्टी 3 लाख। 10 लाख का सेल किया था, अगले ने 3 लाख का माल रिटर्न कर दिया, तो अब उससे बाकी तो 7 लाख ही है ना। तो उसका जो डेबिट बैलेंस है 10 लाख का, वो आपको कम करके 7 लाख करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपको उससे केवल 7 ही लाख मिलेंगे। तो इसीलिए तो आप उसको क्रेडिट कर रहे हो 3 लाख से ना। अकाउंट्स में तो यही होता है कि अपने जाके कोई भी ट्रांजेक्शन में बीच में कट्टम कुट्टा नहीं कर सकते, वी हैव टू पास अनदर एंट्री फॉर दैट। तो 10 लाख का जो सेल हुआ था, 3 लाख का माल अगर उल्टा आ गया तो मैं वहाँ 10 लाख को काट के 7 लाख नहीं ले सकता, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 3 लाख से, ताकि नेट बैलेंस 7 लाख आए। तो इस बार हमने पार्टी को क्या किया? क्रेडिट किया है। तो अपने उसको कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इशू करने से मतलब है कि आपका जो पैसा बनता था आप कम दो, यू ओ मी लेस मनी। इट मीन्स दैट व्हेन अ सप्लायर इशूज डेबिट नोट, दैट मीन्स यू ओ मी मोर मनी, और पैसा दो। When he issues credit note, it means you owe me less money, so give me less money, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट किया है? डेबिट और क्रेडिट। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने तो 8, 9, 10 में अकाउंट्स सीखा था, हम लोग के सिलेबस में था आईसीसी बोर्ड में उस टाइम पे। एंड मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे डेबिट नोट क्रेडिट नोट बहुत कंफ्यूज करता था, क्योंकि आई कुड नॉट फिगर आउट कि परचेज रिटर्न में डेबिट है क्रेडिट है। बाद में मैंने मतलब लेटर ऑन स्टेज में मैंने अपना ही दिमाग लगा के फिर देखा कि अच्छा ये मतलब है। पर आजकल क्या है, ऑल द टीचर्स हैव बिकम ऑलमोस्ट एक्सेलेंट। अभी तो ऑलमोस्ट हर अकाउंट्स के टीचर्स जो भी हैं वो ये कॉन्सेप्ट स्कूल लेवल पे क्लियर भी कर देते हैं 11, 12 में कि भैया डेबिट नोट को डेबिट इससे बोलते हैं बिकॉज आप पार्टी को डेबिट कर रहे हो, और क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट इससे बोलते हैं बिकॉज आप पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो। तो अब मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है, ठीक है। फिर भी एक बार मैंने अपनी तरफ से बता दिया ताकि तुम समझ जाओ, जिनको नहीं भी पता है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है। अभी ये क्लियर है ना? तो अब ऊपर चलते हैं। ये आ गया अपना डेबिट नोट क्रेडिट नोट। यही चीज पेज नंबर 10 में थ्योरी की तरह लिखी हुई है और पेज नंबर 9 और 10 के बीच में डायग्राम की तरह है। तो और डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब है कि आप पार्टी को क्रेडिट करने जा रहे हो, ठीक है। आप रेसिपिएंट को क्रेडिट कर रहे हो, रेसिपिएंट इज क्रेडिटेड। तो रेसिपिएंट खुश होगा, ही ओज मी लेस मनी, ही ओज मी लेस मनी। तो आप उसको क्रेडिट कर रहे हो। आप उसको क्रेडिट क्यों करोगे? क्योंकि ये हो सकता है कि आपने बिल शायद ज़्यादा अमाउंट का बना रखा था, या बिल के अंदर जो जीएसटी का अमाउंट है वो आपने ज़्यादा कर रखा था। एक नंबर, आपने बिल का अमाउंट ज़्यादा डाल दिया था इनवॉइस में तो कम किया जाए, या फिर आपने जो जीएसटी लगाया था इनवॉइस में वो आपने ज़्यादा लगा दिया था तो वो कम किया जाए, या फिर वो आपको माल रिटर्न कर रहा है, वो आपको माल रिटर्न कर रहा है तो ही ओज यू लेस मनी, या फिर आपने जो माल डिलीवरी किया उसमें कुछ गड़बड़ था, पंगा था, तो वो उस वजह से आप उसको कंपेंसेट कर रहे हो, वो रिटर्न करेगा, या फिर आप उसको थोड़ा रेट कम लगा रहे हो बिकॉज ठीक है खराब माल है, खराब क्वालिटी का, तो चलो कम रेट पे हो जाए। तो दीज आर द थिंग्स। इन चारों सिचुएशंस में व्हाट इज हैपनिंग इज कि ही ओज मी लेस मनी, मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूँ अपने बुक्स में, ठीक है, तो वो मुझे कम पैसा देगा, ठीक है। ये 4 केस प्लीज़ याद कर लो, ये क्वेश्चंस में लिखने पड़ते हैं। क्या क्या केस है? हमने इनवॉइस वैल्यू ज़्यादा का बना दिया, या फिर हमने जीएसटी ज़्यादा चार्ज कर दिया, या फिर उन्होंने माल रिटर्न किया, या फिर हमारे गुड सर्विस में कुछ डेफिशिएंसी था, ओके। तब उस केस में क्या होता है, सप्लायर जो है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा टू द रेसिपिएंट, ओके। क्रेडिट नोट भी 1 और मोर, मतलब या तो हम कॉन्सोलिडेटेड क्रेडिट नोट दे सकते हैं,
मान लो 3-4 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं तो उनका मिला के एक साथ कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट या फिर हम सेपरेट क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेटेड का मतलब वो मत लगाना कि बना के रख लेंगे देंगे नहीं, यहाँ देंगे, यहाँ बकायदा देंगे। ठीक है, डेबिट नोट उल्टा, डेबिट नोट उल्टा, डेबिट नोट मतलब मैं और डेबिट कर रहा हूँ, मैं तुमसे और पैसा मांग रहा हूँ। ठीक है, डेबिट नोट मतलब रेसिपिएंट इज डेबिटेड, उससे और पैसा लेंगे, ही ओज मी मोर मनी। तो ये हुआ होगा कि मैंने बिल जब भेजा होगा तो कम अमाउंट का भेज दिया या जीएसटी कम रेट लगा दिया होगा, इसीलिए होता है। तो ये भी पूछा जाता है, तो अपने को दोनों बातें बोलनी है। इस केस में हम क्या इशू करेंगे उनको, 1 और मोर डेबिट नोट, कंसोलिडेटेड या सेपरेट डेबिट नोट्स भी दे सकते हैं। यही बात यहाँ लिखी हुई है, ये जो थ्योरी में आप लिखा हुआ देख रहे हो ये एकदम ऊपर वाला ही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टू डू आफ्टर इशू, मतलब डेबिट नोट क्रेडिट नोट दे दिया तो अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिस महीने आप डेबिट क्रेडिट नोट दोगे उसके अगले महीने वाला जो रिटर्न जमा करते हैं ना अपने, उस रिटर्न में ये बात डाल दोगे, और क्या। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूज 1 और मोर क्रेडिट नोट्स शैल डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न इन द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में डाल दिया जाएगा। ओके, बट नॉट लेटर देन द सितंबर, सितंबर एकदम लास्ट होता है। ठीक है, और द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न GSTR 9 विच एवर इज अर्लियर, और टैक्स लायबिलिटी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये है क्रेडिट नोट के लिए। क्रेडिट नोट का मतलब क्या है कि आप मेरे को कम पैसा ओ करते हो। ओके, इससे क्या होता है, अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन वैल्यू कम हो जाता है, तो उस वजह से GST भी कम हो जाता है। तो आप बेसिकली गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई गलती से मैंने ज़्यादा का बिल बना दिया था, ज़्यादा GST कर दिया था, अभी वो कम हो गया, तो प्लीज़ मेरा GST थोड़ा कम कर दो जो मैं आपको जमा कर चुका हूँ। तो सरकार बोलती है गलती तुमसे हुई, ये गलती सुधार लो जल्द से जल्द, नेक्स्ट मंथ तक, लास्ट टू लास्ट, साल खत्म होने के बाद सितंबर महीने तक, या जब तक तुम GSTR 9 जमा नहीं कर दे तब तक, उसके बाद मैं तुमको ये गलती सुधार नहीं दूंगा, जो तुमने GST हमको दिया वो हमारा हो गया। तो ये बात इन्होंने क्रेडिट नोट में लिखी, डेबिट नोट में नहीं लिखी। ऑन कॉन्ट्ररी, डेबिट नोट में क्या बोला, डेबिट नोट से तो गवर्नमेंट को फायदा है, डेबिट नोट से तो ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ा है, GST बढ़ा है, तो यहाँ गवर्नमेंट बोला अगले महीने तक कर लेना, और यहाँ कोई लिमिट नहीं है सितंबर वगैरह तक, आपको 1 साल बाद भी पता चला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यहाँ तो तुम डेबिट नोट के केस में यू विल पे मोर टैक्स टू गवर्नमेंट, क्रेडिट नोट के केस में यू विल रिड्यूस योर टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो इसीलिए गवर्नमेंट ज़्यादा बम्बू करती है कि सितंबर महीने तक ही कर लो। अभी आओ क्वेश्चंस पे, ये रहा देखो एकदम प्लेन थ्योरी क्वेश्चन। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आर इशूड। डेबिट नोट का 2 सर्कमस्टांस था कि या तो इनवॉइस वैल्यू ज़्यादा है या सॉरी, डेबिट नोट मतलब बढ़ा, हाँ, या तो इनवॉइस वैल्यू जो हमने उनको दिया कम कर रखा था तो बढ़ाना चाहिए हमको, और या फिर GST कम लिया था तो बढ़ाना चाहिए। और क्रेडिट नोट में 4 केसेस थे, या तो इनवॉइस बढ़ाया हुआ था, GST बढ़ाया हुआ था तो उसको कम करना है, या वो रिटर्न करेगा, या माल डेफिशिएंट है, तो वही यहाँ आंसर में दिया हुआ है अपने को। नेक्स्ट, इधर एक क्वेश्चन और है इस पे, ये क्वेश्चन बेसिकली कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट पे गुड्स रिटर्न हुए हैं, सेल्स रिटर्न हुआ है। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन है। XYZ अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज सप्लाइंग टू कस्टमर P, 5 बिल है अलग अलग, 102, 197 ऐसे करके 5 बिल है, ये वैल्यू है। ठीक है ना, गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल नंबर 102, 230, 254, 102, 230 एंड 254, ये 3 बिल्स हैव बीन रिटर्न्ड बाय मिस्टर P। उन्होंने माल रिटर्न कर दिया, माल रिटर्न किया है तो अपने वो अब अपने को कम पैसा देंगे, अपने उसको क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट नोट। सेल रिटर्न हुआ है ना, तो सेल रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल रिटर्न डेबिट टू पार्टी, तो पार्टी क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर इट कैन इशू कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट, यस, 1 और मोर क्रेडिट नोट देना है तो कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट भी अपने दे सकते हैं। बस इतना सही था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था तुम्हारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एकदम सिंपल सा ज्ञान। इसी के साथ अपना ये चैप्टर नंबर 9 है, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ख़त्म होता है। ओके, मैं मोस्टली कोशिश यही करता हूँ कि मेजॉरिटी क्वेश्चन आंसर्स को
टॉपिक के अंदर ही घुसा दिया, जैसे आज देख रहे हो तुम, उससे क्या होता है टॉपिक जब पढ़ रहे होते हैं तो तुरंत वो क्वेश्चन करते हैं तो आराम से सॉल्व भी हो जाता है। ओके, सो दिस इज डन, थैंक यू।